हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। जो पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया टिल 2006 से लेके एडी 1757 एडी तक है। अब जबकि आपका पेपर, आपको पता है कि आपका पेपर 3 घंटे का होता है, 75 नंबर का जो आपका पेपर हो 3 सेक्शन में बटा होता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग में। तो पहले हम देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन आंसर है आपका ताजमहल के बारे में बताइए। तो हम सभी जानते हैं ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है जो कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की महल की याद में बनवाया था। यह स्मारक प्रेम, श्रद्धा और वास्तविक कला का अद्भुत प्रतीक है। ताजमहल की विशेषताएं देख लेते हैं। तो क्या है इसमें, इसकी वास्तविक कला क्या है, बहुत ज़्यादा अनोखी है, मुगल शैली में बनाई गई थी। उसके बाद इसमें फारसी, भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण पाया जाता है। उसके बाद ये जो इसमें जो पत्थरों का प्रयोग किया गया था, इसमें सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ाने का और भी काम करता है। उसके बाद ताजमहल के अंदर बहुत ही ज़्यादा बाग थे। उसके बाद चौथा है आपका प्रेम का प्रतीक है। अब देख लेते हैं, थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं। तो इसका निर्माण, ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1653 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका पूरा हुआ था। निर्माण आप देख लो, ठीक है। शाहजहां ने अपनी मुमताज़ बेगम की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया था, इसकी जो बनाने का क्या किया था, उन्होंने शुरुआत किया था। ये एक क्या है, ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर का जाट राज्य के बारे में आपको बताना है। तो भरतपुर का जाट राज्य राजस्थान का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ के जाट राजाओं ने 18वीं शताब्दी में अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया था। इसकी थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। जो भरतपुर के राज्य की विशेषता क्या है, तो भरतपुर राज्य की स्थापना 18वीं सदी में हुई थी, जो कि जाट नेता बदन सिंह ने की थी, ठीक है। यहाँ पर सूरजमल भरतपुर के सबसे प्रसिद्ध शासक सूरजमल थे, जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक कौशल से राज्य का विस्तार किया था। कला और संस्कृति देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं राजस्थान में राजाओं को और बहुत सारे किले आपको क्या देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है, कई मंदिरों, महलों आदि का क्या किया है, जाट राजाओं ने क्या किया है, निर्माण करवाया है। उसके बाद चौथा आपका लोहागढ़ का किला है इसमें, ठीक है। अब देख लो, अब भारत के जाट राज्य का महत्व, ऐतिहासिक महत्व देख लो। भारत का जाट राज्य राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो जाट समुदाय की शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। सांस्कृतिक धरोहर देख लो। भरतपुर की सांस्कृतिक धरोहर आज भी जीवंत है, जो कि इसकी प्रसिद्ध इतिहास और कला को दर्शाता है। पर्यटन स्थल है, हम सभी जानते हैं। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखें। शंकराचार्य के बारे में बताइए। शंकराचार्य एक महान भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने 18वीं सदी में द्वैत वेदांत दर्शन को प्रचारित किया था। उनका जन्म केरल में हुआ था और उन्होंने अल्प आयु में ही संन्यास ले लिया था, ठीक है। शंकराचार्य के मुख्य योगदान देख लेते हैं। इन्होंने द्वैत वेदांत को दिया था, वेदों की व्याख्या किया था और उन्होंने बहुत ही अल्प आयु में ही क्या था, शंकराचार्य ने संन्यास की महत्वता पर जोर दिया था और सन्यासियों के लिए नियमों का प्रतिपादन किया था। शंकराचार्य की शिक्षाएं आप देख लेंगे, जिसमें ब्रह्मा की एकता मा ब्रह्मा ब्रह्म की एकता, माया की असारता और आत्मज्ञान को उन्होंने क्या किया, सर्वोपरि बताया है। शंकराचार्य का प्रभाव देख लेंगे। इन्होंने हिंदू धर्म में अद्वैत वेदांत दर्शन ने हिंदू धर्म पर गहरा प्रभाव डाला, भारतीय दर्शन का, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन आपका, चौथ और सरदेश मुखी की व्याख्या कीजिए। चौथ और सरदेश मुखी मराठा साम्राज्य के दौरान लगाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण कर थे। ये कर शिवाजी महाराज के शासनकाल में किए गए थे और मराठा साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब चौथ के बारे में जानते हैं। चौथ एक प्रकार का कर था
जो मराठा साम्राज्य के द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों और क्षेत्रों में वसूला जाता था। यह कर आम तौर पर राजस्व का एक चौथाई हिस्सा होता था। चौथ का उद्देश्य मराठा साम्राज्य में वित्तीय समर्थन प्रदान करना और इसके बदले में मराठा साम्राज्य उन क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है, मतलब जिन भी राज्यों में सीमाओं में वसूला जाता, क्या करते थे मराठा साम्राज्य, क्या करते थे उनकी रक्षा करते थे चोर लुटेरे डाकू या अन्य राज्यों से भी। ठीक है। सरदेशमुखी कौन थे? सरदेशमुखी एक अन्य प्रकार का कर था जो मराठा साम्राज्य के द्वारा वसूला जाता था। यह कर आमतौर पर राजस्व का एक 10वां हिस्सा होता था। सरदेशमुखी का उद्देश्य मराठा साम्राज्य के शासक को वित्तीय समर्थन प्रदान करना और इसके बदले में शासक उन क्षेत्र लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। इन दोनों का महत्व देख लेंगे। आर्थिक समर्थन था, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था था, सुरक्षा प्रदान करना भी था। ठीक है, उसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं वेरी शॉर्ट का। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताएं 75 शब्दों में। ठीक है, तो एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर की पूजा पर ये जोर देते थे। भक्ति की भावना थी, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर देते थे। जाति व्यवस्था की आलोचना, इन्होंने क्या किया है, जाति आलोचना या छुआ जो छुआछात था उनको भी उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा आलोचना की है। सॉरी, ये छुआछूत की उन्होंने क्या किया है, आलोचना की है। अब बात करते हैं संतों की भूमिका। संतों ने धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम किया है। स्थानीय भाषाओं का उपयोग, भक्ति साहित्य में स्थानीय भाषाओं का उपयोग इन्होंने किया था। उसके बाद आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इल्तुतमिश को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उसने कैसे इन पर विजय प्राप्त की थी? 200 शब्दों में उत्तर दीजिए। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया था। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पड़ा जिसमें से कुछ प्रमुख कठिनाई निम्नलिखित हैं। ताज उल मुल्क का विद्रोह। इल्तुतमिश ने शुरुआती वर्षों में ताज उल मुल्क से विद्रोह किया जिसमें इल्तुतमिश ने सफलतापूर्वक उसे क्या किया, दबा दिया। मंगोलों का खतरा था। राजनीतिक अस्थिरता थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनीतिक अस्थिरता भी एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता और सैन्य शक्ति के बल पर इस पर विजय प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति, राजनीतिक बुद्धिमत्ता, प्रशासनिक कौशल का उपयोग किया। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया, प्रशासनिक सुधार किया और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए काम किया। ठीक है, 7वां आपका क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का परिचय देते हुए हल्दी घाटी के युद्ध का विवरण दीजिए। इसका आपको 200 शब्दों में उत्तर देना है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया आपको 200 शब्दों का उत्तर। ठीक है, पहले हम पढ़ लेंगे थोड़ा महाराणा प्रताप के बारे में कि इनका जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ किला में राजस्थान में हुआ था और ये मेवाड़ के महान राजपूत शासक थे। साथ ही इनका है कि ये भी अपने साहस, वीरता और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। दूसरा आपका है कि हल्दी घाटी युद्ध हुआ था उस टाइम पे। कब इसका ये जो युद्ध हुआ था ये 18 जून 1576 को हुआ था। स्थान ये था हल्दी घाटी जो राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यह युद्ध मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। दूसरा आपका कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता में लाने के लिए युद्ध छेड़ा, यानी कि वो क्या, उनकी जब उन्होंने प्रसिद्धि सुनी तो वो सोचते थे कि वो उनके अंडर काम करे, लेकिन वो उसको अपनी अधीनता में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके साथ युद्ध छेड़ा। ठीक है, उसके आगे है कि मुगल सेना बहुत बड़ी थी जिसमें हाथी, घोड़े और भारी संख्या में सैनिक शामिल थे। महाराणा प्रताप की सेना में थोड़े सैनिक थे लेकिन वे वीर और प्रेरणादायक थे। साथ ही आगे है कि आपका रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का योगदान इसमें महत्वपूर्ण था। उसमें आगे है कि युद्ध में मुगलों की संख्या अधिक होने के कारण महाराणा प्रताप को हार का सामना इसमें करना पड़ा था। महत्व और निष्कर्ष के आगे हम चलते हैं कि हालांकि महाराणा प्रताप हार गए लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था और यह युद्ध जो है मेवाड़ की स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक बन गया था। जहांगीर के 8वां क्वेश्चन है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट करने होते हैं और 3 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो शॉर्ट होते हैं जिसमें आपको सिर्फ 2 करने होते हैं। मैंने तीनों ही सॉल्व करा दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जहांगीर के शासनकाल की राजनीति पर नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें देखिए नूरजहां का जहांगीर के शासनकाल पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वह न केवल एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थी बल्कि एक कुशल राजनेता भी थी। उनकी राजनीतिक भूमिका निम्नलिखित तरीकों से देखी जा सकती है, जैसे शासन में भागीदारी। उन्होंने शासन जो मतलब वहाँ पे शासन जो राजा थे, जो भी वहाँ पे वो थे, वो क्या करते थे कि उनके शासन में वो पूरी तरह भागीदारी थी, मतलब उनका पूरा फैसला भी वो करती थी, कुछ चीज़ों को लेके अगर सही नहीं है तो उसको बताती भी थी। इसमें कि नूरजहां ने शासन के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया और जहांगीर की विश्वसनीय सलाहकार बन गई। उनकी राय का बहुत महत्व था और उन्हें नूर महल की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है महल की रोशनी। प्रशासनिक नियुक्तियां उन्होंने किया। नूरजहां ने अपने पिता एतमादुल एतमादुद्दौला और भाई आसफ खां को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भतीजी मुमताज का विवाह शाहजहां से हुआ था, यानी कि जो मुमताज बेगम थी वो किसकी भतीजी थी, नूरजहां की। आगे हम चलेंगे कि राजनीतिक गठबंधन क्या था, कि नूरजहां ने अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और पति के शासनकाल पर नियंत्रण नियुक्त किया। ठीक है, नियंत्रण रखा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। इसमें आपका है कि शाहजहां का विद्रोह। जब नूरजहां ने शाहजहां को बढ़ते प्रभाव को महसूस किया, यानी कि जब उन्हें पता चला कि ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, अपनी फैमिली परिवारवाद बढ़ रहा है, तो उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह का बढ़ावा दिया और महावत खां को शाहजहां के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। महावत खां का विद्रोह। नूरजहां की कूटनीति के कारण महावत खां का विद्रोह विफल हो गया और उन्होंने अपने प्रभाव को बनाए रखा। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां की राजनीतिक शक्ति कम हो गई। उसने अपना शेष जीवन लाहौर में बिताया और उनकी मृत्यु हुई थी 1645 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि रजिया के पतन के क्या कारण थे, विस्तार से बताइए। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। उनका शासन कई मायनों में उल्लेखनीय था, लेकिन उनके जो पतन के कारण थे वो प्रमुख थे, जिसमें पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज का मतलब ये होता है कि अगर पुरुष प्रधान समाज जिसमें सिर्फ पुरुषों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, वहाँ पे एक महिला अगर शासन करने के लिए आ जाए तो जाहिर सी बात है उसको क्या किया जाएगा, उसको नीचा दिखाया जाएगा या उसको रोका जाएगा, किसी न किसी तरह से उसका जो दृढ़ है विश्वास है उस पर घात किया जाएगा। तो यही है कि पुरुष प्रधान समाज में उनको क्या था कि उस इस दृष्टि से नहीं देखा जाता था कि वो जो महिला थी, एक महिला हम पे शासन करे। ठीक है, एक महिला शासक थी और उस समय समाज में पुरुषों का वर्चस्व था। कई लोगों ने उनकी शासन करने की क्षमता पर संदेह किया और उन्हें एक कमजोर शासक के रूप में देखा। दूसरा है नौकरशाही का विरोध। रजिया ने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और योग्यता के आधार पर पदोन्नति की, यानी कि उन्होंने जिनकी पद ज़्यादा थी, जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी थी, उनको क्या किया, उसके हिसाब से उनको पद सौंपना स्टार्ट किया। ठीक है, तीसरा आपका कि जाति और धर्म के आधार पर विभाजन। रजिया एक हिंदू गवर्नर याकृत को अपनी करीब लाई थी, जिससे मुस्लिम अभिजात वर्ग में असंतोष फैल गया। इससे जाति और धर्म के आधार पर विभाजन बढ़ गया और रजिया के खिलाफ विरोध बढ़ा। यानी किसी अन्य पुरुष का जो वो था, मतलब उनके खिलाफ ऐसा चल रहा था कि हाँ किसी अन्य पुरुष से उनका संबंध है, इसके लिए क्या हुआ, उनके खिलाफ काफ़ी मतलब विद्रोह हुआ, विरोध हुआ। इसके आगे आपका है कि सैन्य अभियान में असफलता। रजिया के शासनकाल में कई सैन्य अभियान असफल रहे, जिससे उनकी सैन्य क्षमता पर सवाल उठने लगे। इससे उनकी स्थिति कमजोर हो गई और उनके विरोधियों की ताकत बढ़ गई। फिर पांचवा है आपका कि आंतरिक संघर्ष, यानी रजिया के शासनकाल में आंतरिक संघर्ष भी एक बड़ा कारण था। उनके भाई और अन्य रिश्तेदारों ने उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें पद से हटाने की, जो जिस पे बैठी थी वो राज करने, उससे हटाने की कोशिश की। सिक्स है आपका कि अभिजात वर्ग का विरोध। रजिया ने अपने शासनकाल में कई नए लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, जिससे पुराने अभिजात वर्ग को खतरा महसूस हुआ। इससे उन्हें रजिया के खिलाफ एकजुट होने का मौका मिला। ठीक है, आगे हम चलेंगे। देखिए इन कारणों से संयोजन से रजिया के पतन को सुनिश्चित किया। इन्हें 1240 में पद से हटा दिया गया और उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, रजिया का शासनकाल। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है जो लॉन्ग क्वेश्चन है। सूफी मत की प्रमुख विशेषताओं एवं सिद्धांतों का विवरण दीजिए।
सूफी मत एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी इस्लामी परंपरा है जो भगवान के साथ व्यक्तिगत अनुभव और प्रेम पर जोर देती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका कि प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। तीसरा आपका कि आत्मशुद्धि होनी चाहिए, अपने अंतर्मन का जो आत्मज्ञान है उस पर ज़्यादा बल देना है। आत्मशुद्धि, आत्मा को शुद्ध करना है। सहिष्णुता और प्रेम ना, भाईचारा का, ठीक है, और प्रेम का इसमें अ, मिलाव होना चाहिए। इसके बाद आपका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तौहीद। तो इस सूफी मत में तौहीद एक एकेश्वरवाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण है जिसमें एकता और अद्वितीयता पर जोर दिया जाता है। दूसरा आपका है कि वहदत अल वजूद। सूफी मत में वहदत अल वजूद, अस्तित्व की एकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है जिससे भगवान और सृष्टि के बीच की एकता पर जोर दिया जाता है। तीसरा आपका फना। सूफी मत में फना मतलब आत्म विलोपन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है जिसमें आत्मा को भगवान में विलीन करने पर जोर दिया जाता है। सूफी पंथ में क्या होता है? सूफी संत में सूफी संतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव को साझा करते हैं। संगीत और नृत्य होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद है सूफी मत एक गहरा और समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा है जो भगवान के साथ व्यक्तिगत अनुभव और प्रेम पर जोर देती है। इसके सिद्धांत और विशेषताएं इस्लामी परंपरा के भीतर एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन पे चलेंगे हम कि शिवाजी ने मराठा प्रशासकीय प्रबंधन व्यवस्था की नींव डाली, उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और एक मजबूत प्रशासकीय प्रबंधन व्यवस्था की नींव डाली थी जिसमें आपका आता है केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। इसको पॉइंट में बांट दिया गया है। केंद्रीय प्रशासन में था आपका अष्टप्रधान और विभागीय व्यवस्था। अष्टप्रधान में एक नाम की एक परिषद थी और इसमें स्थापना की गई थी जिसमें 8 मंत्री शामिल थे और ये मंत्री विभिन्न विभागों के प्रमुख थे और राजा को क्या करते थे? ये सलाह देते थे। विभागीय व्यवस्था था मतलब विभाग के स्वरूप में, जैसे कि राजस्व, सेना, न्याय और विदेशी मामलों के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी विभाग थे। फिर आपका है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतों का विभाजन। शिवाजी ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत के लिए गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतों को कुछ स्वायत्ता दी गई जिससे वे अपने क्षेत्रीय मामलों को संभाल सके, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में कोई घटना हो या कोई भी बात हो तो वो राज्य तक नहीं पहुंचे, वो जो क्षेत्र का जो है ना, जो क्षेत्र को संभाल रहा है, जो अधिकारी है, उसी के अंडर ये बात सिमट जाए। फिर आपका आता है राजस्व व्यवस्था। इसमें आपका है राजस्व संग्रह। शिवाजी ने एक संगठित राजस्व संग्रह प्रणाली की स्थापना की जिसमें जिसमें भूमि कर और अन्य कर शामिल थे। कर मतलब जो टैक्स होते हैं उसमें, ठीक है, टैक्स लगाए गए थे उसमें वो क्या करते थे? वसूलते थे अन्य, ठीक है। राजस्व, दूसरा आपका राजस्व विभाग है जिसमें आपको राजस्व के प्रमुख को अमीन अमीन कहा जाता था जो राजस्व संग्रह और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता था, ठीक है। उसके बाद आपका न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था में आपका आता है न्यायालय। शिवाजी ने न्यायालयों की स्थापना की जो न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। दूसरा आपका है कि न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए थे, यानी कि जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बताने का मतलब पूरा वैसे जैसे आज बताया जाता है कि कोर्ट में अपील की जाती है कि हाँ ये एक जो सही फैसला होता है उसको उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वैसे ही इन्होंने एक न्यायिक प्रक्रिया बनाई थी। फिर आपका है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में आपका आता है सैन्य संगठन। शिवाजी ने एक मजबूत सैन्य संगठन की स्थापना की जिसमें पैदल सेना थी, घुड़सवार थे और तोपखाना शामिल था, ठीक है। इसमें प्रशिक्षण भी था जिसमें लोगों को क्या किया जाता था? प्रशिक्षण दिया जाता था और कुशल और अनुशासित हो, जो कि अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उसी पे ध्यान दें, इधर उधर उनका मन ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका कि शिवाजी की प्रशासकीय व्यवस्था ने मराठा साम्राज्य को मजबूत और स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी व्यवस्था ने भविष्य के मराठा शासकों के लिए एक मॉडल प्रदान किया और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। तो आगे है इसमें है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति बहुत विवादास्पद थी जिसमें इन्होंने इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी व्याख्या को बढ़ावा दिया। उनकी नीतियों के कारण हिंदू मंदिरों का विध्वंस, गैर मुस्लिम पर भेदभावपूर्ण कर लगाना और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ। उन्होंने जजिया कर को पुनः लागू किया जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया गया था और ये जो जजिया कर था ये सिर्फ हिंदू निवासियों को ही चुकाना पड़ता था। इसकी मुख्य विशेषताएं थी जजिया कर। विशेषताएं नहीं मैं बोलूँ कि जितने भी कर लगा रखे थे इन्होंने, जितनी भी वो थी इसमें देखिए बताया गया कि जजिया कर, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू करके जिससे हिंदुओं में असंतोष फैल गया।
हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया गया, इन हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ, यानी कि औरंगजेब की नीतियों के कारण सिखों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ। शरिया कानून लागू किया गया, औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर शरिया कानून लागू करने की मांग की थी उस टाइम पे। उसके बाद है आपके इस्लामी प्रथाओं का पुनरुद्धार, यानी कि औरंगजेब ने इस्लामी प्रथाओं को पुनः लागू करने की वहाँ पे मांग की थी। अब इसके परिणाम क्या थे कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य में अस्थिरता और असंतोष फैल गया, क्योंकि आधे कौम को आधे लोगों को वो क्या करते थे, छूट देते थे, लेकिन आधे लोगों पे कर लगाते थे। ठीक है, आधे लोगों को वो मिलता था, हिस्सा मिलता था, लेकिन जो मतलब उनके समुदाय के लोग थे उनको वो नहीं वो कर लगाते थे। तो क्या होता था कि इससे कि अलग अलग मतलब क्या हो गया, ये एक असंतोष फैल गया, अस्थिरता फैल गई। ठीक है, हिंदू राजाओं और सिखों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, जिससे साम्राज्य की एकता और स्थिरता खतरे में पड़ गई। इसके बावजूद औरंगजेब की प्रशासन में हिंदू की भागीदारी भी बढ़ी थी और कई हिंदू राजपूत सेनापति अधिकारी उनके दरबार में भी थे। हालांकि इतना होने के बावजूद भी जो हिंदू थे उनके दरबार में कार्यरत थे। विचारधारा क्या थी इसके पीछे कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को उनकी इस्लामी विचारों और शरिया कानून को लागू करने की इच्छा के रूप में देखा जाता है। हालांकि उनकी नीतियों के कारण साम्राज्य में धार्मिक तनाव और असंतोष बढ़ गया, जिससे उनकी शासनकाल की स्थिरता और एकता खतरे में पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 13 आपका लास्ट, कि भक्ति आंदोलन कहाँ तक एक धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन था, इसका उत्तर दीजिए। तो जो भक्ति आंदोलन एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसने मध्ययुगीन भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन 6ठी शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था, जिसमें था धार्मिक सुधार। एक ईश्वरवाद हमने पहले पढ़ा था, जिसमें कि एक साथ एकता को आगे बढ़ा, एकता को ज़्यादा ध्यान देना, एकता पे विशेष ध्यान देना। ठीक है, एक होकर रहना। भक्ति भावना यानी कि ईश्वर के प्रति भक्ति भावना करना और मोक्ष प्राप्त के लिए प्रयास करना। ठीक है, संतों की भूमिका, अक्सर धार्मिक सुधारों के लिए संतों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सही मार्ग संत ही दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है सामाजिक सुधार, जिसमें आपका आता है कि जाति व्यवस्था की आलोचना। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था की आलोचना की और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। दूसरा आपका है महिला सशक्तिकरण। भक्ति आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें सामाजिक और धार्मिक मामलों में भाग लेने के अवसर मिले। थर्ड है आपका कि सामाजिक न्याय। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया और गरीबों और दलितों के अधिकारों के लिए काम किया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने हिंदू धर्म में सुधार किया और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को भी समृद्ध बनाया और इसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें सीमाएं क्या थी? भक्ति आंदोलन की कुछ सीमाएं थी। इसने मुख्य रूप से हिंदू समाज पर ध्यान केंद्रित किया और अन्य धर्मों के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के कुछ नेताओं ने कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, बीए सेकेंड सेमेस्टर का है ये आपका। मे भी आपका कल एग्जाम है, जो बच्चे यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर साइड में हैं तो आप एक बार इसे पढ़ लेंगे, इसमें हो सकता है आपको बहुत मदद मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।